नमस्कार दोस्तों। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में वन शॉट में आप लोगों के लिए कंप्लीट कवरेज रहेगा, जो कि आपके फुली एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। ठीक है, चलिए राजस्थान टेनेंसी एक्ट में हम बहुत कुछ समझने वाले जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए सारा कुछ आपके वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो 14 मार्च 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति है वो प्राप्त हो गई थी। कब हुई थी बेटा? 14 मार्च 1955 को। धारा 5 एक कृषि वर्ष एग्रीकल्चरल ईयर की अवधि क्या होगी? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी 30 जून तक जो भी होगा वो कृषि वर्ष कहलाएगा। क्या चारा या प्राकृतिक उपज धारा 5 के क्लोज 9 के तहत फसल क्रॉप्स की परिभाषा में शामिल है? नहीं, इन्हें फसल की परिभाषा से बाहर रखा गया है। खंड फ्रेगमेंट से क्या तात्पर्य है? धारा 5 के क्लोज 11 बी में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम भूमि का टुकड़ा खंड कहलाएगा। नालबट किसे कहते हैं? धारा 5 के क्लॉज 47 के अनुसार सिंचाई के लिए कुएं का उपयोग करने पर कुएं के मालिक को नगद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान नालबट कहलाता है। बिना प्राधिकार के भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 5 के क्लॉज 44 के तहत क्या कहा जाता है? अतिचारी यानी ट्रेसपासर कहा जाता है। चारागाह भूमि यानी पास्चर लैंड का मुख्य उपयोग क्या होता है? गांव या गांव के पशुओं को चराने के लिए होता है। खुद कास्ट अधिकार को किसी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है? नहीं। धारा 10 के क्लोज 2 के अनुसार विनिमय या विभाजन या भरण पोषण के लिए दान के सिवाय यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। कृषि वर्ष एग्रीकल्चर कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर अगले 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषि में क्या गतिविधियां शामिल होती है? तो इसमें भूमि जोतना, पशुपालन, वानिकी विकास, मुर्गी पालन, बागवानी जैसी गतिविधियां शामिल होगी। शायर क्या होता है? शायर वह भुगतान जो खाली या अन्य अधिवासित भूमि से वास, लकड़ी या फल जैसी प्राकृतिक उपज प्राप्त करने के बदले अनुज्ञाधारी द्वारा दिया जाता है, उसे शायर कहा जाता है। ठीक है, नालबट क्या होता है? नालबट से क्या अभिप्राय है? सिंचाई के लिए कुएं के पानी के उपयोग के बदले कुएं के स्वामी को नगद या फसल के रूप में किया गया भुगतान नालबट कहलाएगा। खुद कास्ट क्या होगा? खुद कास्ट भूमि का अर्थ उस भूमि से होगा जिस पर संपत्ति धारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या स्वयं खेती की जाती है, उसे खुद कास्ट भूमि कहा जाएगा। भूमिहीन व्यक्ति लैंड लेस पर्सन क्या होगा? कौन होगा? तो वह कृषक जो स्वयं खेती करता है लेकिन उसके या उसके परिवार के नाम पर कोई भी भूमि नहीं होती है। अतिक्रमित ट्रेसपासर क्या कहलाएगा? अतिक्रमी वह व्यक्ति होगा जो बिना किसी विधिक अधिकार के भूमि पर कब्जा आधिपत्य कर लेता हो। आसामी क्या होगा? टिनेंट क्या होगा? आसामी की 4 श्रेणियां होती है: खातेदार आसामी, गैर खातेदार आसामी और मालिक और खुद कास्ट के आसामी। प्राथमिक अधिकार क्या होगा? आसामियों के प्राथमिक अधिकार टिनेंट के जो भी प्राइमरी राइट हैं, अधिकारों का वर्णन अधिनियम को किन धाराओं में बताया गया है? ये आपके 31 से लेकर 37 में बताया गया, अध्याय 3 के। चारागाह यानी पास्चर लैंड, चारागाह क्या है? तो वह भूमि जो किसी भी गांव के मवेशियों को चराने के लिए उपयोग या आरक्षित की जाती है, तो उसे चारागाह भूमि कहा जाता है। विश्वेदार का कौन होगा? तो विश्वेदार से क्या आशय है? वह व्यक्ति जिसे विश्वेदार प्रथा के तहत कोई भी गांव या उसका भाग दिया गया हो, या जो अधिकार अभिलेख या मिसल हकीकत में विश्वेदार के रूप में दर्ज किया गया हो, तो वह विश्वेदार कहलाएगा। सिक्किमी आसामियन उप पट्टेदार किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो मुख्य आसमी से भूमि धारण करता है और उसे
लगान या किराया देता है तो क्या माना जाएगा? उप पट्टेदार माना जाएगा, सब टेनेंट। काश्तकार अधिनियम के तहत फसल में क्या शामिल होगा? फसल में झाड़ियां, पौधे, चढ़ने वाली बेलें, गुलाब, पपीता शामिल है, लेकिन प्राकृतिक उपज चारा इसमें शामिल नहीं होगा। अधिनियम के अनुसार भूमि में कौन सी भूमि शामिल नहीं होती है? भूमि में कृषि संबंधित कार्यों वाली भूमि शामिल है, लेकिन गांव की आबादी भूमि इसमें शामिल नहीं होगी। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? ऐसे कार्य जिनमें भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे मकान, पशुबाड़ा, पानी संग्रहण, तालाब बनाना, जल निकासी, भूमि का समतल करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। उपवन भूमि क्या होती है? भूमि का वह विशिष्ट टुकड़ा जिस पर इतनी बड़ी संख्या में वृक्ष लगे हों, वह भूमि अन्य कृषि कार्यों के लिए उपयोग न की जा सके, उसे उपवन भूमि यानी ग्राउंड लैंड कहा जाता है। इजारा या ठेका क्या होगा? लगान की वसूली या किराए की वसूली के लिए दिया गया पट्टा या फॉर्म इजारा या ठेका कहलाता है। जागीरदार कौन होता है? तो वह व्यक्ति जिसे किसी भी विद्यमान जागीर कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो या जिसने जागीर भूमि का अनुदान प्राप्त किया हो, वह जागीरदार कहलाएगा। खातेदार टेनेंट क्या कहलाएगा? खातेदार टेनेंट वह व्यक्ति जो किसी सिकमी या खुदकास्ट आसमी या टेनेंट के अलावा अन्य प्रकार का टेनेंट हो, जिससे अधिनियम के लागू होने के बाद खातेदारी अधिकार अर्जित किए हों। इविक्शन बेदखली करने के मुख्य कारण क्या है? लगान न चुकाना, अवैध हस्तांतरण करना, शर्त भंग करना, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लेना। भू संपत्ति से क्या तात्पर्य है? जागीरदार या विश्वेदार जमींदार द्वारा धारित भूमि या जागीरदार भूमि में निहित अधिकार को भू संपत्ति कहा जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार सभी भूमि की संपत्ति धारक है। भू संपत्ति धारक कौन होगा? तो वह व्यक्ति जो उस समय भू संपत्ति धारण करता है, जैसे पहले जागीरदार या विश्वेदार होते थे, वर्तमान में राज्य सरकार इसकी धारक होगी। भूस्वामी से क्या अभिप्राय है? वह व्यक्ति जिसके व्यक्तिगत या निजी संपत्ति को राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियमों के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन इन सब के ऊपर सर्वोच्च स्वामी राज्य होता है। भूमि में संदर्भ खंड से किसे कहते हैं? भूमि का वह टुकड़ा जिसके क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम होता है, उसे खंड कहा जाता है। खुदकास्ट भूमि की समाप्ति कब होगी? जब भूमिदारी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हो, या भूमि का अवैध स्थानांतरण किया गया हो, या नियम विरुद्ध किराए पर दिया गया हो, या किसी भी अन्य को खातेदारी अधिकार मिल जाए, तब खुदकास्ट भूमि का अवसान या समाप्त हो जाएगा। काश्तकारी अधिकारों का हस्तांतरण कब होगा या किन तरीकों से किया जा सकता है? तो अधिकारों का हस्तांतरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से हो सकता है। वसीयत उत्तराधिकार के द्वारा, अंतरण विक्रय या दान के द्वारा, विनिमय विभाजन के माध्यम से किया जा सकता है। भूमि का समर्पण यानी कोई भी आपके टेनेंसी यानी कोई भी टेनेंट अपनी भूमि का समर्पण कैसे कर सकता है? तो 1 मई से कम 30 दिन पूर्व तहसीलदार को लिखित नोटिस देकर टेनेंट अपनी भूमि का कब्जा या आधिपत्य छोड़ सकता है। टेनेंट के अधिकारों का परित्याग कब माना जा सकता है? तो टेनेंट बिना नोटिस दिए खेती करना बंद कर दे, या टेनेंट की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 7 वर्ष तक भूमि पर कृषि न करे। टेनेंट के अधिकारों का अवसान पूर्णतः किन परिस्थितियों में होगा? तो बिना उत्तराधिकारी छोड़े मृत्यु होने पर, या भूमि का समर्पण के द्वारा, या परित्याग करने पर, या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण होने पर, या भारत छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चले जाने पर। राजस्व मामलों में भूमि विवाद में अपील की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तहसीलदार की मूल डिक्री के विरुद्ध कलेक्टर को अपील होगी, जो कि 30 दिन में होगी। एसडीएम और कलेक्टर के फैसले के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकरण को 30 दिन के अंतर्गत होगी, और रेवेन्यू बोर्ड में 90 दिन में अपील की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था और कितनी धाराएं हैं? राजस्थान अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ था, और यह 16 अध्याय और 260 सेक्शन के साथ में बंटा हुआ है। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व की कृषि विधियों का समेकन व संशोधन करना, भूमि सुधार करना और कृषकों का शोषण और अवैध लगाना बेदखली से बचाना था। एससी और एसटी के हितों का संरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों के लिए भूमि हस्तांतरण का नियम क्या है? तो एससी का व्यक्ति केवल एससी को, और एसटी का व्यक्ति केवल एसटी को, और शहर या
केवल शहरिया को ही भूमि हस्तांतरित कर सकता है। इसके उल्लंघन पर अंतरण शून्य माना जाएगा। किन प्रकार की भूमियों पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते हैं? सरकारी भूमि, गोचर भूमि, नदी तल, सैनिक छावनी, रेलवे शिक्षण संस्थानों, खेल मैदानों की भूमि पर खातेदार अधिकारी लागू नहीं होगा। यदि किसी भी टिनेंट को अवैध रूप से भूमि से हटा दिया जाए तो वह क्या कर सकता है? वह भूमि पर वापस कब्जे या अवैध बेदखली के मुआवजे और कृषि सुधारों की क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व न्यायालय में दावा कर सकता है। राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट का क्रम क्या रहेगा? सबसे निचला कोर्ट तहसीलदार होगा और उससे ऊपर एसडीएम और फिर कलेक्टर और फिर राजस्व अपील अधिकारी और सबसे ऊपर राजस्व मंडल या रेवेन्यू बोर्ड अजमेर होता है। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत मालिक किसे माना जाता है? वह जमींदार या विषयदार जिसके अतिरिक्त संपदा 1959 के उन्मूलन अधिनियम के तहत सरकार के अधीन चली गई, लेकिन वह अपनी कंपनी खुद काश्त अपनी बची हुई खुद काश्त भूमि का मालिक बन गया हो। चकबंदी या विनिमय क्या होता है? यदि कोई भी टिनेंट अपनी बिखरी हुई भूमि की चकबंदी विनिमय करना चाहता है तो उसे कहाँ आवेदन करेगा? सहायक कलेक्टर के पास में करेगा आवेदन करेगा, जो भूमि व मूल्य प्रकृति के समान होने पर मंजूरी दे सकता हो। फिर खुद काश्त के टिनेंट कौन होते हैं? वे व्यक्ति जिन्हें संपत्ति धारक द्वारा अपनी खुद काश्त भूमि विधिवत रूप से पट्टे पर दी जाती है वो खुद काश्त के टिनेंट कहलाएंगे। गैर खातेदार टिनेंट कौन होंगे? तो गैर खातेदार टिनेंट किसे कहा जा सकता है? भूमि का प्रत्येक वह टिनेंट जो खातेदार टिनेंट या खुद काश्त टिनेंट या किसी भी टिनेंट की श्रेणी से भिन्न होता हो, अलग होता हो। टिनेंट के प्रमुख प्राथमिक अधिकार क्या हो सकते हैं? तो टिनेंट के किन्हीं भी प्रमुख प्राथमिक अधिकारों के नाम बताइए। तो रहने के लिए मकान बनाने का अधिकार, लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार और कोर्ट की प्रक्रिया में जब्ती या कुर्की पर रोक लगाने का अधिकार होता है। बेगार प्रतिबंध यानी टिनेंट के अधिकारों में बेगार बिना वेतन काम के संबंध में क्या प्रावधान बताया गया है? जमींदार द्वारा टिनेंट से लगान के अलावा नजराना लेना और कोई भी मुफ्त सेवा बेगार करवाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। टिनेंट के अधिकारों का अवतरण मुख्य रूप से किन दो तरीकों से हो सकता है? अधिकारों का अवतरण व्यक्ति द्वारा जीवित रहते हुए वसीयत इच्छा पत्र लिखकर किया जा सकता है या मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के माध्यम से हो सकता है। भूमि को गिरवी रखना यानी अगर क्या एक टिनेंट अपनी भूमि को ऋण के रूप में ऋण के लिए गिरवी मॉर्गेज रख सकता है? हाँ, टिनेंट अपनी भूमि को हित को उधार या लोन लेने के प्रयोजन से भूमि विकास बैंक या किसी भी अनुसूचित बैंक के पास गिरवी रख सकता है। खेतों की चकबंदी को मंजूरी देने का अधिकार किस अधिकारी के पास में होगा? टिनेंट को तो टिनेंट को सहायक कलेक्टर को आवेदन करना होता है और जो भूमियों का मूल्य और प्रकृति समान होने पर मंजूरी दे सकता हो। समर्पण का नोटिस भूमि का समर्पण करने के लिए आसमी यानी टिनेंट को किसे प्रमाणित पत्र देना होगा? तो 1 मई से कम 30 दिन पूर्व अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रमाणित पत्र देना होगा। वैध रूप से बेदखल होने पर टिनेंट को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो वह किए गए सुधारों का कार्य, संग्रहित फसलों वृक्षों को मुआवजे का दावा कर सकता है तथा ऐसे आबादी भूमि में बने हुए रियायती आवासीय मकान में नहीं निकाला जाएगा। तहसीलदार के फैसले के विरुद्ध प्रथम अपील कहाँ की जा सकती है? तहसीलदार की मूल डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील 30 दिन के भीतर कलेक्टर के पास में की जा सकती है। राजस्व मामलों में द्वितीयक अपील कहाँ और कितने समय में की जा सकती है? तो कलेक्टर के फैसले के खिलाफ 60 दिन के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी को और उसके फैसले के खिलाफ 90 दिन में राजस्व बोर्ड को द्वितीय अपील की जा सकती है। अधिनियम के अनुसार कृषक किसे माना जा सकता है? तो वह व्यक्ति जो स्वयं नौकरों द्वारा या अपने टिनेंट के माध्यम से खेती करवाता है या किराएदारों के माध्यम से खेती करवाता है या अपनी आजीविका पूर्णतः मुख्यतः कृषि से अर्जित करता हो। जमींदार शब्द की परिभाषा दी गई है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास राज्य के किसी भी भाग में जमींदारी प्रथा पर बसा कोई भी गांव का भाग होता हुआ अधिकारी अभिलेख में इसी रूप में दर्ज हो, जमींदार कहलाएगा। जागीर भूमि, यह भी हमने पढ़ा था, ऐसी भूमि जिसमें जागीरदार को भू राजस्व या अन्य राजस्व प्राप्त करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हो। बिना वसीयत के उत्तराधिकार, यदि कोई भी टिनेंट बिना वसीयत इच्छा पत्र छोड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके अधिकारों का क्या होगा?
तो भूमि के अधिकार को उसके व्यक्तिगत कानून के अधीन उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरित या अवतरित हो जाएगा। जल निकासी और निर्माण के अलावा अन्य कौन से विशिष्ट कार्य भूमि सुधार माने जा सकते हैं? तो कृषि प्रयोजन के लिए पानी संग्रहण हेतु फॉर्म पौंड तालाब बनाना, भूमि से झाड़ियों कंकड़ पत्थर को साफ करना, समतल करना, खेड़ों को मेड़ बांधना इत्यादि काम किया जा सकता है भूमि सुधार में। किन विशिष्ट जलमग्न भूमियों और बागों पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकता? जहां पर सिंगाड़े की खेती होती हो, जो अस्थायी कृषि के अधीन, ऐसे बाग जिनका स्वामी या रख रखाव सरकार करती हो। टिनेंट को भूमि से बेदखल करने के विशिष्ट आधार क्या क्या हो सकते हैं? लगान की बकाया न चुकाना, अवैध रूप से भूमि का अंतरण उप पट्टे पर देना, शर्त भंग करना या अवैध रूप से कब्जा कर लेना। यदि एसडीएम और एडीएम ने प्रथम फैसला दिया है तो उसकी अपील कहाँ की जाएगी? एडीएम और एसडीएम ने फैसले के विरुद्ध 7 दिन के भीतर राजस्व अपील प्राधिकारी को पास अपील की जाएगी। सायर के तहत खाली भूमि से कौन सी विशिष्ट उपज प्राप्त की जा सकती है? मोतिया, घास, फूल, लकड़ी, अखरोट जैसे फल, लाख, गोंद, लूंगपाला, पशुओं का चारा, बिक्री, हड्डियां, गोबर इत्यादि प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विस्तार कितना बड़ा और राष्ट्रपति इसे कब स्वीकृति मिली? 16 अध्याय 260 धाराएं। 14 मार्च 1955 को राष्ट्रपति को स्वीकृति मिल गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सभी प्रमुख विशेषताओं किस धारा में तो सेक्शन 5 के अंतर्गत बता रखी है? काश्तकार अधिनियम 1955 की कोई भी 5 प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो पूर्व विधियों का समेकन और संशोधन, भूमि सुधार प्रावधान, राज्य का सर्वोच्च भूमिधारी होना, SC/ST हितों का संरक्षण और अवैध बेदखली लगान से संरक्षण। राजस्व सभी भूमि का भूमिधारी है, क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ राजस्थान की सभी भूमियों का अंतिम स्वामी राज्य सरकार होगा। यदि भूमि से कोई भी खनिज, लोहा, सोना निकलता है तो सरकार द्वारा उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। टिनेंटों की श्रेणी क्या होगी? तो टिनेंट की 4 श्रेणियां होती है: खातेदार, गैर खातेदार, खुदकास्ट टिनेंट और मालिक। ये धारा 14 में बताया गया है। धारा 55 यानी टिनेंट द्वारा भूमि के समर्पण का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? सेक्शन 55 में बताया गया है। जो टिनेंट आगामी वर्ष 1 मई से कम 30 दिन पूर्व तहसीलदार या म्युनिसिपल चेयरमैन को लिखित प्रमाणित नोटिस देकर अपनी भूमि को छोड़ सकता है। काश्तकार अधिकारों का परित्याग का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 60 के अनुसार बिना नोटिस दिए कृषि बंद करने और टिनेंट की मृत्यु के बाद 7 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारी द्वारा कृषि न होने पर इसे अधिकारों का परित्याग माना जा सकता है। टिनेंट के अधिकारों के खत्म की शर्त किस धारा में बता रखी है? 63 में बता रखी है। बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु, समर्पण, परित्याग, भूमि अधिग्रहण होने और विदेश में जाने की स्थिति में टिनेंट के अधिकार समाप्त हो जा सकते हैं। टिनेंट के बेदखल करने से संबंधित नियम किस धारा में बता रखा है? 161 में बता रखा है। जैसे लगान न देना, अवैध कब्जा करना, अन्य तरीके से टिनेंट को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। फिर राजस्व न्यायालय की कार्य प्रणाली किस धारा के अंतर्गत बताई गई है? धारा 207 के अंतर्गत बताई गई है। जो भूमि विवाद और प्रार्थना पत्रों को सुनवाई राजस्व न्यायालय जैसे तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, राजस्व बोर्ड द्वारा की जाएगी। ठीक है। अगर आप राजस्थान APO की जो 371 की जो पोस्ट पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे निरेक एकेडमी बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, आपको 1 लाइनर नोट्स मिलेगा जैसे अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे एक्टिव 1 लाइनर नोट्स भी मिलेंगे और ग्रामर भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है बेटा। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इसका 1 लाइनर, पूरा 1 लाइनर 1992 का और 2022 का। MCQ प्रैक्टिस साथ में, मेंस के क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर तीनों, सारा कुछ एक ही PDF में मिलने वाला है। कहाँ पर मिलेगा? निरेक एकेडमी एप्लीकेशन में मिलेगा। चाहे आप RJS, APO, JLO, ग्रामर किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे निरेक एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। ठीक है, कंप्लीट प्री प्लस मेंस प्रिपरेशन इन 1 बुक आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें। 1 शॉट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
इसमें जो भी क्वेश्चन छूट गए वो हम नेक्स्ट वाले वन शॉट में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।